अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कार एंड अ ट्रक आर मूविंग विद सेम मोमेंटम इफ इक्वल रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ। मोमेंटम सेम है दोनों का, इक्वल रिटार्डिंग फोर्स लगाई गई है। देन विच विल स्टॉप अर्लियर, दोनों में से कौन जल्दी रुकेगा ये पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट ये है हमारा कि इन दोनों में से कौन अर्लियर रुकेगा। चलिए देखते हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि कार और ट्रक अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चे सोचते हैं कि कार लाइटर है और ट्रक जो है वो हैवियर है, कार लाइटर है ट्रक हैवियर है, और मोमेंटम कंपेयर करने लगते हैं। ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, हम सब जानते हैं स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला U/A होता है। आप ऊपर m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे m से डिवाइड कर लीजिए। प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया ये। अब ये मोमेंटम बाय फोर्स हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो नाउ इट बिकम्स मोमेंटम बाय फोर्स। क्वेश्चन में पढ़िए, सेम मोमेंटम और इक्वल रिटार्डिंग फोर्स लगाई गई है, मतलब मोमेंटम भी सेम है, फोर्स भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, दोनों का स्टॉपिंग टाइम सेम होगा। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है, इफ बोथ वर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी एंड देन इक्वल ब्रेकिंग फोर्स वाज अप्लाइड। अब क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा सेम मोमेंटम था और सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया। मैंने कहा आप स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला U/A के बदले P/F भी ले सकते थे। टाइम सेम आ गया क्योंकि मोमेंटम भी सेम है और फोर्स भी सेम है। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा था काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, राइट, और रिटार्डिंग फोर्स भी क्या है, दोनों पे सेम है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला U²/2A होता है। आप ऊपर मास से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे आप मास से डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ mu² अपॉन ma, हाफ mu² काइनेटिक एनर्जी आ गई और ma फोर्स आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी और फोर्स दोनों सेम है, इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा। जनरली बच्चे इसमें कंपेयर करने लग जाते हैं एंड जनरली कम आउट विद अ रॉन्ग आंसर। हमें क्या करना है, हमने बस फॉर्मूला को स्लाइटली चेंज कर दिया और स्लाइट चेंज करने से हमारा आंसर आ गया। हमने क्या देखा, अगर मोमेंटम सेम था, फोर्स सेम था तो स्टॉपिंग टाइम सेम आया, और काइनेटिक एनर्जी सेम थी और फोर्स सेम थी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम आ गया। Now we will see next question. On an imaginary planet which exerts equal retarding force on all bodies, two balls of mass m and 2m are thrown upwards with equal velocity. If no other forces are acting, which body will go higher? तो क्वेश्चन ये है कि एक इमेजिनरी प्लैनेट है जिसमें इक्वल फोर्सेस लगाती हैं। अब जैसे ग्राउंड से इस इमेजिनरी प्लैनेट के सरफेस से हमने दो बॉल्स को फेंका, मास m, मास 2m, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों पे इक्वल रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो बच्चे इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं। बच्चे कहते हैं कि अगर हम हायर, हेवियर और लाइटर बॉडी में से थ्रो करेंगे तो लाइटर बॉडी विल गो हायर, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे फोर्स सेम रखा गया है। क्या सेम रखा गया है? फोर्स। कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स लगाएंगे। नाउ सी, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mu² है, सेकेंड वाले के लिए हाफ 2mu²/F आ रहा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो S2 is twice of S1. The heavier ball goes higher. जनरली क्या होता है, बच्चे इसमें कैलकुलेट नहीं करते, वो सोचते हैं अरे ये तो लॉजिक की बात है कि लाइटर बॉल ज्यादा ऊपर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हेवियर बॉल विल गो हायर इन दिस पर्टिकुलर केस। Now let's see next question. A ball is thrown vertically upwards on earth. If air resistance is considered, which will be more, the time of ascent or the time of descent? ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा होगा इसमें, द टाइम ऑफ ascent ज़्यादा होगा या टाइम ऑफ descent ज़्यादा होगा। समझते हैं। अर्थ से आपने बॉल को ऊपर फेंका, ग्रेविटी तो नीचे लगी रही है।
एक ड्रैग फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन, अपवर्ड मोशन की एक्सेलरेशन हो गई एफ भी नीचे लग रहा है, एम जी भी नीचे लग रहा है, एफ बाई एम प्लस जी आ गया। ये कब का है? जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब ये नीचे आने लगेगा, mg तो नीचे ही लगेगी, लेकिन एयर रेसिस्टेंस का फोर्स उल्टा लगेगा। देखिए एयर रेसिस्टेंस मोशन से उल्टा लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है तो फोर्स नीचे लग रहा है, और बॉडी जब नीचे आ रही है तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। अब इसका एक्सेलरेशन आएगा mg माइनस एफ बाई एम, g माइनस एफ बाई एम। अब आप कंपेयर कीजिए, क्लियरली दिख रहा है कि a1 a2 से बड़ा है। अच्छा, जितना ये ऊपर गया है उतना ही तो नीचे आएगा, s तो दोनों टाइम क्या है? सेम है। अच्छा, अगर s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर आप लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओ, अगर s कांस्टेंट है तो a ज्यादा तो t कम, और अगर a कम तो t ज्यादा। इसका मतलब जिस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उस केस में टाइम टेकन कम होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर ऊपर जाने का टाइम t1 है, वापस आने का टाइम t2 है, तो t1 इज स्मॉलर देन t2। मतलब इसको टॉप तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा, वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कार इज एक्सेलरेटिंग ऑन रोड विथ a ball is dropped from the moving car. What is the acceleration of the ball? तो ग्रेविटी नीचे, a इधर, इसका रिजल्टेंट आ गया a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नाउ दिस इज अ कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट टेंड टू डू। आप नहीं करेंगे। याद रखिएगा, वेलोसिटी में इनर्शिया होती है, एक्सेलरेशन में नहीं। जैसे ही आप उसको गाड़ी से बाहर गिराएंगे, जैसे ही आप उसको गाड़ी से बाहर गिराएंगे, ए लगना बंद, क्योंकि वो ए इसलिए लग रहा था क्योंकि अंदर में वो आपके हाथ के साथ टच में था, तो ए उसके ऊपर लग रहा था। जैसे ही वो विंडो से बाहर आएगा, द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सिर्फ ए होगा। हाँ, इतना पक्का है कि व्हीकल की इनर्शिया की वजह से बॉल की वेलोसिटी v होगी इनिशियल। जो व्हीकल की वेलोसिटी थी उससे अलग होते वक्त बॉल की भी सेम वेलोसिटी होगी, पर बॉल की एक्सेलरेशन जो आएगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आएगी। दैट विल बी g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका कंडीशन ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम इफ वेलोसिटी इज मेड n टाइम्स विदाउट चेंजिंग द रिटार्डिंग फोर्स। ये कह रहा है हमने वेलोसिटी को n टाइम्स कर दिया, रिटार्डिंग फोर्स सेम रखा। चलिए देखते हैं। अगर वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस ए होता था, स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला u बाई ए था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2a। अब वेलोसिटी हमने n टाइम्स कर दिया, एक्सेलरेशन सेम रखा। नया स्टॉपिंग टाइम ये होगा, साफ साफ दिख रहा है, ये प्रीवियस वाले का n टाइम्स है। नया स्टॉपिंग डिस्टेंस u डैश स्क्वायर बाई 2a होगा, nu का होल स्क्वायर बाई 2a, n स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2a। ये आपका n स्क्वायर s के बराबर आ गया। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, अगर वेलोसिटी n टाइम्स हो गई, स्टॉपिंग टाइम n टाइम्स हो जाएगा, स्टॉपिंग टाइम n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इट विल बिकम n स्क्वायर टाइम्स। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इसमें स्टॉपिंग टाइम है वो n टाइम्स हो रही है, वेलोसिटी आपने n टाइम्स कर दिया, स्टॉपिंग टाइम भी n टाइम्स हो रही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस लेकिन n स्क्वायर टाइम्स आ रही है। मतलब अगर आप डबल कर देते तो डबल करने से स्टॉपिंग टाइम भी डबल हो जाता, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाता। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बुलेट पेनिट्रेट्स 3 प्लैंक्स, हाउ मेनी प्लैंक्स विल अ बुलेट मूविंग विद डबल स्पीड पेनिट्रेट? डबल स्पीड मतलब इस प्रॉब्लम में n की वैल्यू 2 है। पुराना अगर 3 है, जैसे 3 प्लैंक्स की बात कर रहे थे, 3 ले लेते हैं। अब वेलोसिटी डबल कर दी, नया स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला n स्क्वायर s होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 आ गया।
तो ये 4 टाइम्स, पुराने वाले का 4 टाइम्स होगा, तो करेक्ट आंसर इज 12 प्लैंक्स। पहले 3 प्लैंक्स कर रहा था, अब कितना करेगा, ये 12 प्लैंक्स करेगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए, कभी भी वेलोसिटी अगर आप डबल कर रहे हैं तो टाइम जो है स्टॉपिंग का, एक्सेलरेशन यहाँ सेम रखी गई है, ठीक है। आप वेलोसिटी डबल कर रहे हैं, टाइम डबल हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका 4 टाइम्स हो जाएगा।